गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक का लास्ट यूनिट। बुक से ये लास्ट यूनिट है हमारा कि फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस यूनिट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पर्टिकुलर यूनिट जो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में 6 मार्क्स का वेटेज रखती है, मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से, इस यूनिट से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर, एक है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज से। ओके, फॉरेन एक्सचेंज है क्या, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो हम लोगों ने देखा है कि हम अलग अलग कंट्रीज में उनकी करेंसी होती है ना। हर कंट्री में कोई ना कोई करेंसी होती है। अगर हम अपने कंट्री की, यानी हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री है, जो अपनी खुद की कंट्री है, उसकी करेंसी की बात ना करें, उसके अलावा जितनी भी कंट्री हैं उनकी जो करेंसी होगी, जैसे कि क्या हो जाता है, डॉलर हो गया, और क्या हो सकता है, यूरो हो गया, येन एंड पाउंड, ये सारे जो सिंबल्स हैं ये क्या हैं, ये फॉरेन करेंसीज के सिंबल हैं। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, ये सारी चीजें होती हैं फॉरेन की करेंसी, और इन्हीं करेंसीज को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स फॉरेन एक्सचेंज इज द नेम गिवन टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब है कि अपने डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितने भी अदर कंट्रीज की करेंसीज होती है, या जितनी भी करेंसीज होती हैं जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में नहीं है, उसके अलावा जितनी भी करेंसी हैं वो सब क्या कहलाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री की करेंसी तो रुपी है, तो ये रुपी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, लेकिन रुपी के अलावा यूएस डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये फॉरेन एक्सचेंज होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि अगला टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया। आप देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट होता है, अब इसको समझने के लिए ऐसे देखते हैं कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमें आज पता है कि आजकल हर चीज़ों के रेट होते हैं ना। बाजार में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रेट होते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें एक पेन लेना है तो पेन भी जो है कुछ मिलेगा 10 रुपये का, या अगर बोला जाएगा कि एक शूज़ लेना है तो वन पेयर ऑफ शूज़ लेने हैं, हो सकता हो वो मार्केट में मिलेगा हमें 1000 रुपये का। अगर हमें जो है कार परचेज करनी है तो हो सकता हो वो हमें मिलेगा 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का। उसी तरीके से क्या हो जाता है, अगर हम मार्केट में जाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज परचेज करने की बात करेंगे, इसका मतलब है मैंने कहा कि मुझे $1 चाहिए, है ना, मुझे $1 परचेज करना है, तो $1 का भी कुछ ना कुछ रेट होता है, और बोल देंगे कि चलो $1 चाहिए तुम्हें, तो लाओ जो है 70 रुपीज़ लेके आओ, $1 ले लो। उसी तरीके से कोई बोलेगा नहीं मुझे जो है 1 येन चाहिए, अब 1 येन चाहिए उनको, तो उसके लिए भी बोलेगा कि जाओ लाओ इतने रुपीज़ लेके आओ, कुछ पैसे लेके आओ। यही होता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस तरीके से बाकी की चीज़ों की, हर एक चीज़ों की कुछ ना कुछ रेट डिसाइडेड होती है, या कुछ ना कुछ रेट होता है पहले से, यानी कि हमें कोई भी चीज़ परचेज करनी होती है तो हम उसके लिए एक कीमत चुकाते हैं, एक रेट देते हैं। सेम उसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उनकी भी कुछ ना कुछ क्या होती है, मार्केट में रेट होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इट रेफर्स टू द रेट एट विच government of one country is exchanged with the currency. It refers to the rate at which currency of one country is exchanged with the currency of another country, है ना। ऐसा रेट जिस रेट से एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज होती है। जैसे कि यहाँ हो रहा है, अगर हमें $1 परचेज करना था रुपी में, तो हम 70 रुपये पे करेंगे। इसका मतलब है ये दोनों कंट्री की, अलग अलग कंट्री की करेंसी में ही एक्सचेंज हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, और इसका अदर नेम क्या होता है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। एग्जाम्पल, इफ वी इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम यूएस देन वी हैव टू पे द एक्सपोर्टर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, एंड फॉर दिस पर्पज वी विल कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर। कहने का मतलब है कि अगर हम फॉरेन से कभी कोई गुड मंगाते हैं, कोई सामान मंगाते हैं, इम्पोर्ट करवाते हैं, मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल में कि अगर हम यूएस से मंगवा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो वो
वी हैव टू पे द एक्सपोर्टर, जो भी एक्सपोर्टर होगा यानी कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं उस सेलर को हमें डॉलर में ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉलर करेंसी में डील करता है। तो उसके लिए हमें अपने रुपी को डॉलर में पहले कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम उसे पेमेंट कर पाएंगे। तो ये जो कन्वर्ट कराते हैं वहीं पे एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट पता चलता है। इसका मतलब है कि हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। किस रेट पे करते हैं? वही रेट होती है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट जान लिया। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो बहुत पहले हुआ करता था कि फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं, और जो कि सबसे पुराना हुआ करता था, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, इसे बोलते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, और इसका एक और भी नाम होता है, अलग नाम है। अगर हमें इसका दूसरा नाम करके क्वेश्चन पूछता है तो भी हमें इसी के बारे में पूछ रहे हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पेग्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, पेग्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये होता क्या है? फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक वर्ड यहाँ मिल रहा है हमें फिक्स्ड। तो फिक्स्ड से समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, जो रेट डिसाइड किया था, जैसे हमने बोला था यहाँ पे कि जो है $1 जो है वो कितने रुपए का होगा? 70 रुपए का होगा। तो ये बताया किसने कि ये $1 70 रुपए का होगा? तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही डिसाइड होता है। मतलब कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसमें कि एक्सचेंज रेट जो है, जैसे हमने बोला था कि $1 70 का है, वो कैसे फिक्स होता है? वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। ठीक है, एक्सचेंज रेट फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और इसके कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन, है ना। इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें प्राइसेस जो है, मतलब एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज की रेट जो है कौन डिसाइड करता है? रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट है जो वो रेट फिक्स कर देती है करेंसी की। इसमें एक पॉइंट लिखी हुई है कि इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन, है ना। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट या पेग्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी कि स्थिरता बनी रहती है ना। यानी कि एक ठहराव रहता है, मतलब एक जगह पे फिक्स्ड रहता है। और एंड प्रिवेंट स्पेक्यूलेशन, एंड प्रिवेंट स्पेक्यूलेशन का ये मतलब होता है ना कि देखो, स्पेक्यूलेशन मतलब एक एक्टिविटी होती है। स्पेक्यूलेशन यहाँ पे ना एक एक्टिविटी को बोला जाता है। उस एक्टिविटी में ये होता है कि जैसे देखते हैं यहाँ पे, उस एक्टिविटी में ये होता है कि जो रेट होता है, उस रेट को जो है वो कभी कभी रेट नीचे आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, और कभी कभी जो है एकदम हाई चला जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये ऊपर नीचे जिस तरीके से आ रहा है, रेट में चेंजेस आ रहे हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन, है ना। रेट जो है फ्लक्चुएट कर रही है, कभी डाउन हो जा रही है, कभी अप हो जा रही है, कभी हाई है, कभी लो है। तो स्पेक्यूलेशन एक एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होते हैं, जो ये बायर्स और सेलर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो क्या करते हैं, वो इस मार्केट पे नजर रखते हैं, वो इस पे स्पेक्यूलेट करते हैं, है ना। स्पेक्यूलेट करते हैं का मतलब है कि वो देखते हैं कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे आएगा तो वो क्या करेंगे, नीचे आने के टाइम वहां पे वो बाय कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज को, और जैसे ही वो जो ऊपर जाने लगेगा तो वहां पे उसको सेल करना शुरू कर देंगे, जिससे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। उनकी प्रॉफिट अर्न होने लगती है। तो ये स्पेक्यूलेशन को रोकने के लिए भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का यूज किया गया था, जिसमें क्या किया जाता है कि ये स्पेक्यूलेशन प्रिवेंट करता है, ताकि जो बायर्स और सेलर है वो अपना प्रॉफिट ना कमाए इससे। और थर्ड पॉइंट लिखी है, फॉरेन गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। अब क्या होता है ना, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है, अब वो उसको रेट फिक्स रखने के लिए, कि रेट में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए रेट फिक्स रखने के लिए उसे
लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बना के रखना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं ये एक इस पर्टिकुलर टाइप का जो है वो ड्रॉबैक भी हुआ कि गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का बना के रखना पड़ता है सो दैट वहां पे स्टेबिलिटी बनी रहे। ओके, हमारा सेकेंड टाइप का फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है नंबर 2, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। अब यहाँ नाम लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं होता होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, इसका मतलब है कि वो चेंज हो सकता है, ये बात हम समझ सकते हैं इसके नाम से ही। ठीक है, हमें नाम पता होना चाहिए कि क्या नाम लिखा हुआ है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। मेन अगर हमें टाइप्स पता है तो हम उसके बारे में भी समझ जाएंगे। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? तो अगर याद होगा तो हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस वाले चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में, कि जब प्राइसेस होती हैं गुड्स की वो कैसे डिसाइड होती हैं? ड्यू टू दी मार्केट फोर्सेस। मतलब मार्केट फोर्सेस से भी प्राइस जो है वो डिसाइड की जा सकती है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि सेम सिंगल ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे हम सप्लाई कर्व बनाते थे और उसी पे हम डिमांड कर्व भी बनाते थे। यानी कि गुड्स के डिमांड और गुड्स की सप्लाई एक ही कर्व पे बनाते थे, और जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता था वो बन जाता था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही क्या होता था? इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता था। यानी कि प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी कहाँ से डिसाइड होती थी? ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं कि प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्राइस होता है वो बन जाता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और वही कमोडिटी की प्राइस जो होती है रहती है। सेम उसी वे में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, उसका भी, जैसे हमने बोला फॉरेन एक्सचेंज को बाय किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल किया जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज का भी डिमांड होता होगा। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड भी होता होगा और मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज को सेल भी किया जाता होगा। अब बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड भी होता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज का सेल भी होता है, उसको हम सप्लाई भी करते हैं और उसकी डिमांड भी करते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ बनता होगा। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड कर्व को और उसके सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें एक नया प्राइस मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो बन जाएगा क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। तो यहाँ पे इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किस चीज की डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है? जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि जो करेंसी है, उसकी कभी कभी डिमांड होती है, उसकी हम लोग सप्लाई भी करते हैं, तो पर्टिकुलर उस चीज की बात हो रही है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे करेंसी की डिमांड की जाती है, कब कब डिमांड होता है और कब कब सप्लाई होता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्सेस से, यानी कि जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे जो प्राइस डिसाइड होगा वहां पे ही इसके रेट जो है डिसाइड होता है। ये मेथड में इस तरीके से रेट को डिसाइड किया जाता है। अब इस मेथड के कुछ फर्दर रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, है ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट अपना जो है कुछ भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है इस रेट सिस्टम में। क्यों नहीं करती है? क्यों करेगी? क्योंकि जो है डिमांड और सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई ही प्राइस डिसाइड करी है, तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इसमें, है ना। लेकिन जहां फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था तो गवर्नमेंट वहां पे लार्ज रिजर्व बनाती थी और उसकी वजह से रेट को फिक्स रखती थी, एक्सचेंज रेट को। इट लीड्स टू स्पेकुलेशन एंड डज नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है ये कि इस मेथड में स्पेकुलेशन हो जाता है और इट डज नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी। अगर स्पेकुलेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी नहीं बनी रह सकती है। स्टेबिलिटी तो तब होती है ना जब हम इसको स्पेकुलेशन होने को, यानी कि जो वो एक्टिविटी है जहां पे लो में बाय कर लेते हैं और हाई में परचेज कर लेते हैं, स्पेकुलेशन को रोक सके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं, तो इसमें स्पेकुलेशन हो जाता है, हो पाता है, यानी कि
बायर्स जो हैं वो अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं कि वो लो में बाई करके और हाई में बेच देते हैं, जिससे उनको जो है जो मार्जिन होती है उसमें प्रॉफिट बुक होती है। ओके, तो इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अब अपना थर्ड जो है टाइप है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, उसे पढ़ते हैं। थर्ड टाइप है जिसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। ओके, मैनेज फ्लोटिंग एक ऐसा एक्सचेंज रेट टाइप है जिसमें कि जनरली हम कह सकते हैं ये सबसे ज्यादा अभी जो है, अभी के टाइम पे वो यही चलता है। कौन सा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है? मैनेज फ्लोटिंग चलता है सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है, सबसे ज्यादा फेमस भी है और सबसे ज्यादा जो है अभी चलने वाला, हम कह सकते हैं इस समय रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो यही वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। इस पर्टिकुलर में क्या होता है कि जो फॉरेन मैनेज वर्ड आया, अब याद करने का एक ट्रिक ये भी है कि जब मैनेज वर्ड आया इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसमें मैनेज कर रहा है, और साथ में फ्लोटिंग वर्ड भी आया। फ्लोटिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो है वो मार्केट फोर्सेस से भी हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने फ्लेक्सिबल वाले में भी यही पढ़ा था कि वो मार्केट फोर्सेस से हो रहा था और गवर्नमेंट जो थी उनको मैनेज करने का काम करती थी। इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस से ही डिसाइड होता है। ये जो रेट डिसाइड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस के हैं उसी से डिसाइड होता है, लेकिन बट आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इट्स इंटरवेंशन। लेकिन इसमें जब रेट डिसाइड हो जाता है उसके बाद भी आरबीआई जो है या गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है या कह सकते हैं आरबीआई है, वो क्या करती है, वो अपना कुछ ना कुछ दखल अंदाजी करती है, अपने इंटरवेंशंस लगाती है, जिसकी वजह से वो फॉरेन एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज ला सकती है ना, कुछ बदलाव ला सकती है। दिस सिस्टम इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, और इस सिस्टम का नाम होता है, इसको एक अदर नेम से भी पुकारा जाता है जिसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो रेट होती है एक्सचेंज रेट, वो डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो है डिमांड और सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की, वही प्राइस डिसाइड करती है। बट इसमें आरबीआई भी यानी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करके, कैसे करती है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस करके प्राइसेस में जो है वो चेंजेस ला सकती है। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन अवर नेक्स्ट क्लास। अगर कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आई है, वीडियो को रिवाइंड करिए और उसके बाद दोबारा देखिए। थैंक यू।